Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. In this video, I will teach you SST history portion for class 7th and chapter 3rd, the Delhi Sultanate. We will continue. In this chapter, the last dynasty remaining, the Lodi dynasty, which will be completed today. The Lodi dynasty, जो कि लास्ट डायनेस्टी रही है दिल्ली सल्तनत की। लोदी डायनेस्टी के जो फाउंडर रहे हैं बहलुल लोदी रहे हैं। हमने देखा था कि बहलुल लोदी जिन्होंने लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी कौन थे, लास्ट रूलर जो रहे थे आलम शाह। आलम शाह हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी या लास्ट सुल्तान ऑफ सैयद डायनेस्टी को उनको मार दिया था बहलुल लोदी ने, किल कर दिया था, असैसिनेट कर दिया था एंड फाउंडेड न्यू डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत विच वाज नॉन एज लोदी डायनेस्टी। तो हु वाज फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी? बहलुल लोदी। फाउंडर बहलुल लोदी। बहलुल लोदी इसके क्या रहे हैं? फाउंडर रहे हैं। Let's we read about the Bahlul Lodi, page number 45. Bahlul Lodi established the Lodi dynasty and made efforts to strengthen and expanded his empire. बहलुल लोदी जो कि फाउंडर रहे हैं, ये फाउंडर थे लोदी डायनेस्टी के, उन्होंने लोदी डायनेस्टी को फाउंड किया और इन्होंने एफर्ट लगाया, कोशिश की टू स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, अपने एम्पायर अपने किंगडम को फैलाने की और उसको स्ट्रेंथन करने की और ज़्यादा मजबूत करने की। ही रिमूव्ड द पीपल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन हु कुड पोटेंशियली स्टार्टेड अ रिबेलियन एंड रिप्लेस देम विथ पीपल ही ट्रस्टेड। इन्होंने क्या किया कि उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से हटा दिया जो कि क्या कोशिश कर रहे थे? रिबेलियन, यानी कि जो विद्रोह करने की कोशिश कर रहे थे। ही रिमूव द पीपल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट से उन लोगों को हटा दिया जो कि रिवॉल्ट कर सकते थे, इसके अगेंस्ट क्या कोई भी कंस्पायरेसी रच सकते थे या इसके अगेंस्ट विद्रोह कर सकते थे, रिवॉल्ट कर सकते थे। ऐसे लोगों को हटा करके ही प्लेस्ड द पीपल हु वर ट्रस्टेड, और उन लोगों को इन्होंने प्लेस कर दिया, उन लोगों को अपॉइंट किया एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर जो कि ट्रस्टी थे, जो कि जिन पर ये ट्रस्ट कर सकता था। आफ्टर बहलुल लोदी सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी बिकेम सुल्तान। बहलुल लोदी का जो सक्सेसर था वो कौन था? सिकंदर लोदी था। इसने कुछ रिफॉर्म्स किए और आगरा सिटी विच इज़ फेमस फॉर ताजमहल, ताजमहल के लिए जो बहुत फेमस है, वर्ल्ड में भी फेमस है, आगरा सिटी को फाउंड करने वाले भी कौन थे? सिकंदर लोदी ही थे। लेट्स वी रीड अबाउट सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी वॉज द सन ऑफ बहलुल लोदी। ही वॉज मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा एंड मेड इट हिज कैपिटल। सिकंदर लोदी जो कि सक्सेसर थे बहलुल लोदी के, ही वॉज वेरी पावरफुल सुल्तान एंड ही ट्राइड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर, और इन्होंने भी अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने की कोशिश की। एंड ही वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। ही फाउंडेड सिटी आगरा, आगरा को इन्होंने फाउंड किया, आगरा को इन्होंने बसाया एंड मेड इट हिज कैपिटल, और अपनी कैपिटल भी इन्होंने आगरा को ही बनाया था। सिकंदर लोदी एक्सटेंडेड हिज किंगडम फ्रॉम पंजाब टू बिहार। इन्होंने अपना किंगडम पंजाब से लेकर बिहार तक एक्सटेंड कर लिया था, फैला लिया था, बिकॉज ही वॉज पावरफुल रूलर, क्योंकि ये एक पावरफुल रूलर थे। ही ऑल्सो साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द रूलर ऑफ बंगाल। इन्होंने बंगाल के एक रूलर से भी एक ट्रीटी साइन की थी। ट्रीटी का मतलब होता है समझौता करना, संधि करना। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था। ही वॉज ए रिफॉर्मर हु इंट्रोड्यूस मैनी पब्लिक वेलफेयर मेजर्स। इन्होंने बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ मेजर्स लिए, कुछ कदम उठाए, और ये एक ही वॉज कंसिडर्ड अ ग्रेट रिफॉर्मर्स, एक ग्रेट रिफॉर्मर्स भी माना जाता था। और इन्होंने ही सबसे पहले जो एक यूनिट होती है गज, मेजरमेंट ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन को नापने की जो एक यूनिट होती है गज, यानी कि 1 गज, 2 गज, 3 गज, तो ये यूनिट को इंट्रोड्यूस करने वाले भी सिकंदर लोदी ही थे। एंड दैट यूनिट वाज नोन एज अ सिकंदर गज, और उसको क्या कहा गया था? सिकंदर गज ही कहा गया था। बात समझ में आई? सिकंदर लोदी ने
क्या मेजरमेंट किया कि अब लैंड रेवेन्यू इन्होंने लैंड मेज़र करके लेना स्टार्ट कर दिया था। बिफोर इट क्या होता था पहले कि चाहे ज़मीन छोटी हो या बड़ी हो, सबको इक्वली ही रेवेन्यू देना पड़ता था, सबको इक्वली ही टैक्स देना पड़ता था। बट सिकंदर लोदी स्टार्टेड अ मेजरमेंट यूनिट ऑफ लैंड कॉल्ड गज। इन्होंने ज़मीन के नापने की यूनिट इन्होंने स्टार्ट की जो कि गज थी, और इस यूनिट को किस नाम से जाना गया? सिकंदर गज। तो यहाँ पर भी यहाँ हमारी बुक में नहीं लिखा है ये, लेकिन मैंने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ही वॉज द रिफॉर्मर हु इंट्रोड्यूस मेनी पब्लिक वेलफेयर मेजर्स सच एज प्रोवाइडिंग लोन टू फार्मर्स एंड द लोवरिंग प्राइस ट्रेड फ्लरिशिंग ड्यूरिंग हिज रेन। इन्होंने बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर के काम भी किए, जैसे फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करवाने का काम किया। इनके रेन के टाइम पर जो ट्रेड है वो भी काफ़ी अच्छे से फ्लरिश हो रहा था, फल फूल रहा था। एंड लोअरिंग प्राइसेस, यानी कि हर चीज़ की कीमतें क्या थी? लो थी, कम थी। तो सिकंदर लोदी किसके सक्सेसर थे? बहलूल लोदी के। कौन से टाउन इन्होंने फाउंड किया था? इन्होंने फाउंड किया था आगरा, और इसको अपनी कैपिटल भी बनाई थी। अब इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी वॉज सन एंड सक्सेसर ऑफ इब्राहिम लोदी सक्सेसर सिकंदर लोदी बट वॉज नॉट ए कैपेबल रूलर। जो सक्सेसर हुए सिकंदर लोदी के, यानी कि उसके बाद में जो उत्तराधिकारी बना लोदी डायनेस्टी का, जो नेक्स्ट रूलर बना आफ्टर सिकंदर लोदी, हु वॉज इब्राहिम लोदी। वो कौन था बेटा? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी के इब्राहिम लोदी ने बाबर से एक वॉर हुआ था बाबर के साथ में, वो था बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के हिस्ट्री में 3 बैटल हुए, और फर्स्ट बैटल जो हुआ था इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में हुआ था, वो हुआ था 1526 को, इन विच बाबर ने इस बैटल को जीत लिया था और इब्राहिम लोदी इस बैटल में हार चुका था। दैट्स वाई लोदी डायनेस्टी डिक्लाइंड एंड बाबर फाउंडेड मुगल डायनेस्टी, एंड फ्रॉम दैट टाइम मुगल पीरियड स्टार्टेड। और तब से ही मुगल पीरियड क्या हो चुका था? स्टार्ट हो चुका था। इब्राहिम लोदी सक्सीडेड सिकंदर लोदी बट वॉज नॉट ए कैपेबल रूलर। इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी को सक्सीडेड किया, या उसका उत्तराधिकारी बना, लेकिन वो इतना कैपेबल रूलर नहीं था। ही फेस्ड ए लॉट ऑफ चैलेंजेस फ्रॉम द अफगान नॉबल्स हु वर डिस्प्लेस्ड विद हिम। और उसने अफगान नॉबल्स, यानी कि इसके कुछ नॉबल्स थे, इसके कुछ मिनिस्टर्स थे, उनका भी रिवोल्ट का इसको सामना करने पड़ा, क्योंकि वो नॉबल इससे खुश नहीं थे, यानी कि इसको अपने ही नॉबल का रिवोल्ट्स का सामना करना पड़ा था। The Afghan nobles conspired against him and invited Babur, rule of Afghanistan to invade India. ऐसा माना जाता है कि अफगान नोबल हु वॉज नॉट प्लीज्ड विथ हिम, कि अफगान नोबल्स यानी कि अफगान जो इसके मिनिस्टर्स थे जो कि इससे खुश नहीं थे, इन्होंने इसके पीठ पीछे से एक कंस्पायर रचा, क्रिएट किया, यानी कि कंस्पायर्ड का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, कोई भी चाल चलना, अगेंस्ट हिम एंड इनवाइट बाबर फ्रॉम अफगानिस्तान। और इन्होंने बाबर को अफगानिस्तान से इनवाइट किया टू इन्वेड इंडिया, कि आप इंडिया पर आकर के अटैक कीजिए, क्योंकि इब्राहिम लोदी से वो खुश नहीं थे और उनको मालूम था बाबर ही एक इतना ब्रेव रूलर है या ब्रेव किंग है जो कि इसको डिफीट कर सकता है। बाबर इब्राहिम लोदी फॉट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 CE। तो पहला पानीपत का बैटल किनके बीच में हुआ था? बाबर एंड इब्राहिम लोदी। तो आपको ये ज़रूर से याद रखना है कि पानीपत के टोटल कितने बैटल्स हुए थे हिस्ट्री में? 3 बैटल हुए थे। जो फर्स्ट बैटल हुआ वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, एंड सेकेंड बैटल अकबर का जो रिप्रेजेंटेटिव था बैरम खान एंड हैमू के बीच में हुआ। थर्ड बैटल जो हुआ वो हुआ था अहमद शाह आब्दाली और मराठास के बीच में 1761 में हुआ था। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच वॉज टुक प्लेस बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, इन विच इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड एंड ओवरथ्रोन। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी हार चुका था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ बेटा? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 CE में हुआ था। किसके बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में। और कौन हार गया था इसमें? इब्राहिम लोदी हार चुका था। द ग्लोरियस रूल ऑफ सल्तनत कैम टू एन एंड। और इस तरीके से सल्तनत जो पीरियड था वो ख़त्म हो चुका था।
बाबर वॉज विक्टोरियस एंड लैंड फाउंडेशन फॉर द मुगल एम्पायर, और बाबर ने क्या किया, मुगल एम्पायर को फाउंड किया। तो इस तरीके से फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर वॉज बाबर। नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल 5 डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत पीरियड की हमने पूरी 5 डायनेस्टी कंप्लीट कर ली है एंड उनके मेजर रूलर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द रूल ऑफ सल्तनत। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सुल्तान की जो सल्तनत पीरियड था जिसमें सुल्तान का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता था, कौन कौन से मेन मिनिस्टर्स होते थे या कौन कौन सी मेन पोस्ट होती थी और उनके फंक्शन क्या क्या होते थे, लेट्स वी डिस्कस। तो हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड या ड्यूरिंग सुल्तान, रेन ऑफ सुल्तान या सल्तनत पीरियड। द दिल्ली कोड, सबसे पहले हम द दिल्ली सल्तनत कोड के बारे में बात करेंगे कि सुल्तान के जो रूल होता था या दिल्ली सल्तनत जो पीरियड होता था उस टाइम पर कैसी कोर्ट होती थी, किस तरह से जजमेंट दिया जाता था। वैसे देखा जाए तो जो सुप्रीम जो पावर हुआ करता था वॉज इन द हैंड ऑफ सुल्तान, वो सुल्तान के हाथों में ही हुआ करता था। द कोर्ट ऑफ द सुल्तान वॉज मैजिस्टिक एंड द सेरिमोनियल, यानी कि वही सबसे ज़्यादा सुप्रीम हुआ करती थी। द सुल्तान वॉज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंजॉयड सुप्रीम पावर। मैंने अभी आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड हुआ करता था वो सुल्तान ही हुआ करता था। एडमिनिस्ट्रेशन हेड वॉज सुल्तान, एडमिनिस्ट्रेशन हेड कौन होता था, सुल्तान ही होता था। एंड एंजॉयड सुप्रीम पावर, और इसके हाथों में ही सुप्रीम पावर होता था, लास्ट डिसीजन इसी का ही होता था। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर टू प्रोटेक्ट द सल्तनत, रूल जस्टली एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सुल्तान का जो ड्यूटी होती थी वो ये होती थी कि वो अपने किंगडम को यानी कि अपनी सल्तनत को प्रोटेक्ट करे, किसी फॉरेन इन्वेडर से, किसी भी बाहरी आक्रमण से अपने सल्तनत को प्रोटेक्ट करे, और जस्टली यानी कि न्यायपूर्वकता से अपना काम करे, इम्पार्शियल होकर के, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और कानून व्यवस्था को ये बनाए रखे, यानी कि हर काम जो अगर उसकी सल्तनत में हो, उसके राज्य में जो हो, वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो। ही लुक्ड इनटू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट बट सम ऑड फीचर्स ऑफ सुल्तनत वर। उसका जो मेन काम होता था वो ये होता था कि वो देखभाल करे अपने सब्जेक्ट्स के वेलफेयर की, यानी कि अपनी प्रजा के भलाई क्या या कल्याण की वो देख रेख करे या उनके वेलफेयर के लिए ही वो काम करे। लेकिन कुछ अलग फीचर्स भी हुआ करते थे सल्तनत के, वो क्या है, जनरली देयर वॉज ए स्ट्रगल फॉर पावर व्हेन ए सुल्तान डाइड। तो एक ऑड फीचर का मतलब है कुछ अलग खासियत या कुछ मतलब जो माइनस पॉइंट्स थे वो क्या होते थे कि आफ्टर सुल्तान की डेथ, यानी आफ्टर डेथ ऑफ सुल्तान, कि जब कभी भी सुल्तान मर जाता था तो जनरली सिचुएशन क्या रहती थी, वॉर की रहती थी। जनरली सिचुएशन होती थी कि थ्रोन पर कौन बैठेगा और उसकी लड़ाई हुआ करती थी। जनरली देयर वॉज ए स्ट्रगल फॉर पावर व्हेन सुल्तान डाइड। यहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर हमेशा पावर हथियाने के लिए या थ्रोन वगैरह पर बैठने के लिए जनरली स्ट्रगल हुआ करता था नोबल्स वगैरह में या उसके सक्सेसर में आफ्टर सुल्तान डेथ। द नोबिलिटी एंड उलेमास वर वेरी पावरफुल। और जो उलेमास होते थे, उलेमास जिसकी मैंने आपको बताया था कि उलेमास कौन होते हैं, उलेमास होते हैं स्कॉलर ऑफ इस्लामिक नॉलेज, यानी कि इस्लामिक नॉलेज के विद्वान। वो जनरली पावरफुल हुआ करते थे, नोबल्स वगैरह भी पावरफुल होते थे, इतने पावरफुल होते थे कि सम टाइम दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट, और इतने पावरफुल हो जाते थे कि वो सुल्तान को भी क्या कर लेते थे, डिथ्रॉन कर दिया करते थे और अपने आप को क्या कर लेते थे, इंडिपेंडेंट बता दिया करते थे। द सुल्तान वॉज द चीफ जस्टिस एज वेल एज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। सुल्तान जो होता था वो आर्मी का कमांडर इन चीफ भी हुआ करता था और चीफ जस्टिस भी हुआ करता था। चीफ जस्टिस का मतलब होता है मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो डिसीजन देना है वो वही दिया करता था कोर्ट के अंदर, और कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी और सेना का सेनापति भी सुल्तान ही हुआ करता था। ही अपॉइंटेड मिनिस्टर एंड ऑफिसर्स फॉर वेरियस ड्यूटीज। सुल्तान ही सभी मिनिस्टर्स को और ऑफिसर्स को अपॉइंट करता था, यानी कि किसी भी पोस्ट के लिए अगर उसको मिनिस्टर अपॉइंट करना है या ऑफिसर अपॉइंट करना है तो दिस ड्यूटी वाज ऑफ सुल्तान।
ऑल फाइनेंस लाइक द इनकम एक्सपेंडिचर एज वेल एज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वर लुक्ड आफ्टर बाय द वजीर। अब यहाँ पर आता है जो फाइनेंशियल वर्क होता था वो कौन देखता था? वजीर। तो वजीर का क्या काम होता था? वजीर ये एक पोस्ट का नाम है, एक ऑफिसर है या मिनिस्टर मान सकते हैं, इसको हम फाइनेंशियल मिनिस्टर कहते हैं। तो जितने भी ऑल वर्क्स ऑफ फाइनेंस का जितना भी काम हुआ करता था, लाइक इनकम, चाहे वो आय का हो या खर्चे का हो, एक्सपेंडिचर, टैक्स, रेवेन्यू, ये सारे जो काम होते थे वो कौन देखता था? लुक्ड आफ्टर बाय वजीर, वर लुक्ड आफ्टर बाय वजीर। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता था? सुल्तान होता था। इसकी ड्यूटी होती थी अपने किंगडम को प्रोटेक्शन करना एंड अपने सब्जेक्ट्स के वेलफेयर के लिए उनकी लुक आफ्टर करना, उनके लिए काम करना, इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, ये सब काम इनका होता था। एंड ही वॉज द चीफ जस्टिस एज वेल एज चीफ कमांडर ऑफ आर्मी। ये आर्मी का चीफ कमांडर भी हुआ करता था। वजीर का जो काम होता था वो एज ए फाइनेंशियल मिनिस्टर होता था। जितने भी इनकम, एक्सपेंडिचर और टैक्स से रिलेटेड जो काम होते थे वो सब वजीर ही देखता था। Whenever the Sultan went out, और जब कभी कभी सुल्तान कहीं बाहर चला जाता था, he left his वजीर in charge of the capital। तो वो कैपिटल का या अपनी जो कैपिटल राजधानी का इंचार्ज किससे बना के जाता था? वजीर को ही बनाता था। द वजीर enjoyed full authority over the revenue department, यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सारी ड्यूटी वजीर ही करता था। He made important appointments and therefore was very powerful। और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी यही करता था, कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वजीर करता था, इसी वजह से ये पावरफुल था। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो वॉज दैट ऑफ आरिज मुमलिक। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी वो कौन सी थी? आरिज मुमलिक। वजीर की क्या होती थी? फाइनेंस मिनिस्टर की तरीके से, और दूसरी कौन सी थी? आरिज मुमलिक। आरिज मुमलिक की जो पोस्ट थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आफ्टर वजीर के बाद में। एडमिनिस्ट्रेशन एंड नीड्स ऑफ द आर्मी वर लुक्ड आफ्टर बाय आरिज मुमलिक एंड हिज ड्यूटीज। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड नीड्स ऑफ आर्मी, यानी कि आर्मी से रिलेटेड जो भी अगर कोई काम होता था तो वो कौन देखता था? आरिज मुमलिक, यानी कि आर्मी डिपार्टमेंट वॉज लुक्ड आफ्टर बाय आरिज मुमलिक। आरिज मुमलिक आर्मी की अगर कोई सोल्जर्स को अपॉइंट करना है, रिक्रूटमेंट वगैरह करनी है, उनकी नीड्स वगैरह ये सब देखने का वर्क जो हुआ करता था आरिज मुमलिक हुआ करता था। आफ्टर वजीर देयर वाज द अनदर इम्पॉर्टेंट पोस्ट वाज आरिज मुमलिक एंड हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिलिट्री डिपार्टमेंट। और इसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मिलिट्री डिपार्टमेंट की हुआ करती थी। किसके ऊपर हुआ करती थी बेटा? आरिज मुमलिक पर। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो या उनकी नीड्स को फुलफिल करने का वर्क हो, ऑल वर लुक्ड आफ्टर बाय आरिज मुमलिक। दे एम्प्लॉयड द सोल्जर्स, इक्विप्ड दैम एंड ट्रेंड दैम। ये क्या करते थे कि आरिज मुमलिक और इसके डिप्टीज़ का मतलब है आरिज मुमलिक के साथ में इनके डिप्टी का मतलब है सहायक, जो इसको हेल्प करते थे, असिस्टेंट हुआ करते थे। ये लोग सोल्जर्स को रिक्रूट करने का, उनको अपॉइंट करने का, उनको इक्विप्ड यानी कि उनको हथियार वगैरह देने का ये सारा काम करते थे। दे ऑल्सो पैड द सोल्जर्स, और ये सोल्जर्स को पे मतलब सैनिकों को तनख्वाह देने का काम भी इन्हीं का होता था, आरिज मुमलिक एंड हिज डिप्टीज़ का। डिप्टीज़ यानी कि उनके जो असिस्टेंट्स होते थे। द बख्शी वॉज द पे मास्टर ऑफ द आर्मी, और जो आर्मी को पे करता था उसको बख्शी कहा जाता था। चीफ काजी वॉज ए जुडिशियल पोस्ट, और जो चीफ काजी है उसकी पोस्ट जुडिशियल होती थी, यानी कि अगर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कुछ हो जाए या कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उससे रिलेटेड मैटर जो सॉल्व करने का काम होता था वो काजी का हुआ करता था।
ही वॉज हेड ऑफ द जस्टिस डिपार्टमेंट। अभी भी मैंने आपको कहा कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को सॉल्व करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो काजी पर होती थी, तो वो हेड ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट हुआ करता था। जस्टिस डिपार्टमेंट का हेड किसे कहा जाता था? काजी को। ठीक है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड को वजीर, मिलिट्री डिपार्टमेंट को हेड को आरिज मुमलिक। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर नोबल कॉज लाइक द चैरिटीज एंड रिलीजियस मैटर्स। वो सारे धार्मिक मैटर्स वगैरह की भी लुक आफ्टर काजी ही करता था। अब हम बात करते हैं नॉबल्स। ये भी नॉबल बाद बीच बीच में आता है हमारे चैप्टर में, तो नॉबल्स का क्या काम होता है और ये होते क्या हैं, किन को नॉबल्स कहा जाता है? लेट्स रीड। नॉबल्स वर द मोस्ट पावरफुल मैन। नॉबल्स क्या होते थे? पावरफुल मैन हुआ करते थे, इनको कुछ पावर दी जाती थी। दे वर द किंग मेकर्स एंड इवन द मोस्ट पावरफुल सुल्तान्स फॉलोड बाय द अपीजमेंट पॉलिसी विद द नॉबल। अब ये अपीजमेंट पॉलिसी क्या होती है? द एक्शन ऑफ सेटिस्फाइंग द डिमांड ऑफ एनी एंगर पर्सन, यानी कि द नॉबल एंजॉय बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन पोस्ट इन द गवर्नमेंट। नॉबल्स को बहुत अच्छी पोस्ट दिया करता था सुल्तान, यानी कि मिलिट्री में भी उनको अच्छी पोस्ट मिला करती थी, हेड वगैरह की पोस्ट मिला करती थी, और सिविलियन पोस्ट भी इनको अच्छी ही मिला करती थी। दे वर सेवरल रैंक्स अमंग द नोबिलिटी। द हाइएस्ट वर खान्स। अलग अलग रैंक हुआ करती थी, यानी कि स्थान अलग अलग हुआ करते थे। जो हाईएस्ट पोस्ट हुआ करती थी, हायर रैंक होते थे, उनको खान कहा जाता था। द मलिक एंड देम कैम द आर्मीज। उसके बाद में मलिक हुआ करते थे, उसके बाद में आमिर्स हुआ करते थे। ये रैंक है, नॉबल्स के क्या हैं? रैंक्स हैं। तो नॉबल्स क्या है? पावरफुल पर्सन हुआ करते थे, पावरफुल मैन हुआ करते, और सुल्तान को बनाने में इन्हीं का हाथ होता था, क्योंकि इन्हीं के हाथ में पावर हुआ करती थी। और इनके वेरियस रैंक हुआ करती थी, अलग अलग स्थान हुआ करते थे। जैसे कि फर्स्ट रैंक वाले नॉबल को खान कहा जाता था, सेकंड रैंक वाले या उससे नीचे रहने वाले नॉबल को क्या कहा जाता था? मलिक कहा जाता था, और सबसे नीचे रहने वाले को क्या कहा जाता था? आमिर्स कहा जाता था। इस तरीके से क्या थी? रैंक्स थी। द इक्ता सिस्टम। अब हम पढ़ने वाले हैं इक्ता सिस्टम क्या होता है, कि जो टेरिटरीज थी, जो किंगडम था, जो टेरिटरीज थी, जो किंगडम था, वो डिवाइडेड था इनटू इक्तास में। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो किंगडम स्टेट्स में डिवाइडेड है। वैसे ही सुल्तान की जो सल्तनत थी, और सल्तनत की जो टेरिटरी डिवाइडेड थी किसमें? इक्ता में। यानी कि जो स्टेट्स थे उसके छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उनको क्या कहा जाता था? इक्ता। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू टेरिटरीज कॉल्ड इक्तास। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारा इंडिया है वो 28 स्टेट्स में डिवाइडेड थे, वैसे ही जो सल्तनत थी वो जिन टेरिटरीज में डिवाइडेड थी उसको इक्ता कहा जाता था। द नोबल्स हु हैड विलेजेस और लैंड अंडर देयर कंट्रोल वर कॉल्ड द इक्तादार्स एंड मुक्तीस। और नोबल्स जिनके कंट्रोल में जो लैंड हुआ करती थी, उन नोबल को इक्तादार कहा जाता था और मुक्तीस कहा जाता था। देखिए बेटा, अब हम बात कर रहे हैं इक्तास की, कि इक्ता क्या होता है। इक्तास, इक्तास, इक्तास क्या है? किंगडम्स वर डिवाइडेड इनटू टेरिटरीज या डिफरेंट रीजन, और इनको क्या कहा जाता था? इक्तास कहा जाता था। द किंगडम वॉज डिवाइडेड, द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू, किस में डिवाइडेड होते थे किंगडम्स? टेरिटरी में, यानी कि अलग अलग रीजन में, स्मॉल टेरिटरीज में डिवाइड हुआ करते थे, और उन टेरिटरीज को क्या कहा जाता था? इक्तास कहा जाता था। वर कॉल्ड इक्तास। और जिन नॉबल का इन इक्ता पर कंट्रोल हुआ करता था, इन टेरिटरी पर कंट्रोल हुआ करता था, जिन नॉबल्स का, उन नॉबल को क्या कहा जाता था? इक्तादार्स और मुक्तीस। नॉबल्स who had villages and land, जिनके कंट्रोल में
विलेज गांव हुआ करते थे या कुछ भूमि हुआ करती थी, अंडर देयर कंट्रोल, अंडर देयर कंट्रोल कॉल्ड, क्या कहा जाता था उनको, इक्तादार, और मुक्तीज, उनको क्या कहा जाता था, इक्तादार कहा जाता था या मुक्तीज कहा जाता था। ठीक है, तो समझ में आया कि वो नोबल यानी कि जो टेरिटरी उनके अंदर कंट्रोल में है तो उन नोबल को इक्तादार कहा जाता था और उस टेरिटरी को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था। पार्ट ऑफ मनी कलेक्टेड एज टैक्स वॉज यूज टू मेंटेन द सोल्जर्स अंडर द इक्तादार। इक्तादार के अंडर में जो सोल्जर्स हुआ करते थे, जो सैनिक हुआ करते थे, उनको मेंटेन करने के लिए, यानी कि उनको पेमेंट करने के लिए, उनको इक्विप्ड वगैरह करने के लिए, उनको हथियार देने के लिए जो टैक्सेस उस इक्ता से कलेक्ट करते थे, उस टैक्सेस का यूज़ वहाँ के लिए होता था। यानी कि जो लैंड है वो किसके कंट्रोल में, नोबल के कंट्रोल में है, और उन नोबल को क्या कहा जा रहा है, इक्तादार कहा जा रहा है, और उस लैंड को क्या कहा जा रहा है, इक्ता। तो इक्ता से जो टैक्स वसूली की जाती थी, उस टैक्स वसूली का यूज़ होता था सोल्जर्स को मेंटेन करने में, जो कि किसके कंट्रोल में हुआ करते थे, इक्तादार के कंट्रोल में। A fixed amount from the revenue collected was also paid to the सुल्तान। और टैक्स जब इक्ता से ली जाती थी, मतलब किसी लैंड से जितना टैक्स लिया जा रहा है उसका फिक्स अमाउंट सुल्तान को भी दिया जाता था। पूरा का पूरा टैक्स इक्तादार ही यूज़ नहीं करते थे, उसमें से कुछ फिक्स अमाउंट कर दिया जाता था कि भाई 1/3 है, 1/4 है, 1/6 है, सुल्तान को देना है, बाकी इक्तादार यूज़ किया करते थे उस टैक्स को। और उस टैक्स का यूज़ किस में होता था, टू मेंटेन सोल्जर्स अंडर द इक्तादार। A fixed amount from the revenue collected was also paid to Sultan, but a check was needed on the Iqtadar so that they did not overtax the poor farmers and also maintain the troops properly। लेकिन इक्तादार पे कोई कंट्रोल कर रखा था सुल्तान ने, क्योंकि इक्तादार का ही तो काम हुआ करता था टैक्स वसूलने का। इक्तादार पे कुछ लिमिट्स लगा रखी थी सुल्तान ने, ताकि वो एक्सप्लॉइटेशन ना करे पुअर फार्मर्स का, और प्रॉपर तरीके से अपने सोल्जर्स को वो क्या करें, मेंटेन करें। The Iktas were further divided into shiks and the शिकदार looked after it। जैसे कि हमारा स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होते हैं, वैसे ही इक्ता फर्दर डिवाइडेड थे किसमें, शिक्स में। इक्ता किस में डिवाइडेड थे बेटा, शिक्स में। और शिक्स में ये डिवाइडेड थे, और इसके बाद में इसको जो लुक आफ्टर करता था, इसकी जो देखभाल करता था, उसको क्या कहा जाता था, शिकदार कहा जाता था। जिस तरह से इक्ता की लुक आफ्टर करने वालों को इक्तादार कहा जाता था, लाइक दिस लुक आफ्टर हु लुक आफ्टर द शिक, उसको क्या कहा जाता था, शिकदार कहा जाता था। द शिक्स वर सब डिवाइडेड इनटू परगनाज। और जिस तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो ब्लॉक्स में डिवाइड होते हैं, उसी तरीके से ही जो शिक्स हैं वो डिवाइडेड किस में है, परगनाज में। वर प्लेस अंडर एन आमिल, और इसको देख रेख करने वाला आमिल कहा जाता था। परगना वॉज मेड ऑफ नंबर ऑफ विलेज, जैसे मैंने अभी आप कहा ब्लॉक्स जो हमारे होते हैं प्रेजेंट टाइम में, वो उसके अंदर भी नंबर ऑफ विलेजेस होते हैं, कुछ 10-12 विलेजेस के ग्रुप को ब्लॉक कहा जाता है। These villages were headed by the village headman of the मुकद्दम। और जिस तरह से गांव का हेड सरपंच कहलाता है, उसी तरह विलेज का जो हेडमैन है वो मुकद्दम कहलाता था। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता दूंगी कि किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन था या जो किंगडम था वो डिवाइडेड था सल्तनत पीरियड में। किंगडम बेटा किस में डिवाइडेड था, इक्ता में। इक्तास किस में डिवाइडेड था, शिक्स। शिक्स किस में डिवाइडेड है, परगना। शिक्स वर सब डिवाइडेड इनटू परगनास। परगनास किस में डिवाइडेड है, विलेज। ठीक है, इसका जो हेड है वो क्या कहलाता है, इक्तादार, और हेड ऑफ शिक्स शिकदार। हेड ऑफ शिकदार, हेड ऑफ परगना आमिल, हेड ऑफ परगना आमिल, हेड ऑफ विलेज
वो है मुकद्दम, हेड ऑफ विलेज मुकद्दम। तो इस तरीके से हमने एडमिनिस्ट्रेशन समझ लिया है कि सुप्रीम हेड तो कौन हुआ करता था, सुल्तान ही हुआ करता था। फाइनेंशियल जो मिनिस्टर हुआ करता था उसको वजीर कहा गया है, और जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था उसे आरिज़ मुमलिक कहा गया। और हम लोगों ने देख लिया कि जो इक्ता सिस्टम है वो क्या था। तो अलोंग विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर थर्ड चैप्टर। अब हमने हमारा चैप्टर थर्ड कंप्लीट कर लिया है, और आपके ये तीनों जो चैप्टर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपके essay 1 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, विच विल बी कंडक्टेड वेरी सून। ठीक है, अब इसका जो PDF है इस चैप्टर का आपको जल्दी ही मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके देखना अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।